Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Lecture number 27, galvanometer, which is basically the application of a torque on a current carrying coil. ठीक है, galvanometer आपके पास जो है, this is a device used to measure small current. ठीक है, galvanometer आपके पास जो है, ये डिवाइस है जिससे हम स्मॉल करंट को मेजर कर सकते हैं. इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है, दैट इज द टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल. ठीक है, कॉइल है, इसमें जब करंट पास होगा मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, तो ये इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा. सो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ गैल्वानोमीटर इज टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल. ठीक है, देखिए यहां पर इस कॉइल को एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया है. ये कनकेव शेप मैग्नेट है. कनकेव शेप क्यों हमने रखा हुआ है, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, और ये आपके पास स्प्रिंग है, तो जब इसमें से हम करंट पास करेंगे तो ये कॉइल रोटेट होगा, ये टर्न होगा. ठीक है, तो इस कॉइल में जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा ड्यू टू अ करंट, दिस इज टॉर्क इज इक्वल टू NIAB cos अल्फा. ठीक है, अच्छा, अब जब ये कॉइल रोटेट होगा तो स्प्रिंग में भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा. अगर आप लोगों को याद हो तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने एक बात की पढ़ी है 5th चैप्टर में कि दैट रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इज अ टॉर्क. रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इज टॉर्क. ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा है, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि रिस्टोरिंग फोर्स, अगर ये आपके पास स्प्रिंग है, दिस इज मास स्प्रिंग सिस्टम, अगर ये आपके पास मास स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है, और यहां पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा. और अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने ये पढ़ा है कि रिस्टोरिंग फोर्स ये हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट होता है. रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स बट अपोजिट इन अ डायरेक्शन. तो देखिए यहां पर टॉर्क जो है, फोर्स का एनालॉग टॉर्क है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, ये आपके पास अप्लाइड टॉर्क, और अप्लाइड टॉर्क यहां पर करंट की वजह से टॉर्क है, तो ये दोनों आपके पास बराबर होंगे लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगे. अगर करंट की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज हो, तो रिस्टोरिंग टॉर्क स्प्रिंग में जो प्रोड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज होगा. ठीक है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क रिस्टोरिंग फोर्स का एनालॉग है, स्प्रिंग में प्रोड्यूस होगा. ये कॉइल स्प्रिंग के साथ अटैच है, जब कॉइल में करंट पास होगा तो ये रोटेट होगा, ये अपने साथ स्प्रिंग को भी रोटेट करेगा, स्प्रिंग में रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और वो रिस्टोरिंग टॉर्क अप्लाइड टॉर्क जो कि करंट की वजह से टॉर्क है उसको अपोज करेगा. ठीक है, तो ये आपके पास रिस्टोरिंग टॉर्क है और ये करंट की वजह से टॉर्क है. ठीक है, अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज अ कपल कांस्टेंट और दिस इज नोन एज अ टॉर्जन कांस्टेंट. और इसका डिफिनीशन आपके पास ये है, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट. टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट इज नोन एज अ कपल कांस्टेंट और टॉर्जन कांस्टेंट, जिसको हम C कहते हैं. जिस तरह आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स में Kx होता है, यहां पर हम C को लिख लेते हैं, तो C इज अ कपल कांस्टेंट और टॉर्जन कांस्टेंट व्हिच इज बेसिकली इक्वल टू टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट. इसको हम टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट कहते हैं. ठीक है, तो ये बात याद रखें. अच्छा, जब गैल्वानोमीटर से हम बेसिकली करंट को मेजर करते हैं, ठीक है, जब आप इससे करंट को पास करते हैं तो रिस्टोरिंग टॉर्क आपके पास प्रोड्यूस होता है. और जिस तरह आप लोगों ने मास स्प्रिंग सिस्टम में पढ़ा हुआ है कि दोनों टॉर्क आपके पास जो है बराबर होते हैं. ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि रिस्टोरिंग टॉर्क और करंट की वजह से टॉर्क बराबर होते हैं. जिस तरह रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स मास स्प्रिंग सिस्टम में बराबर होते हैं, एग्जैक्टली इसी तरह करंट की वजह से टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क ये मैग्नीट्यूड में बराबर होता है. मैंने माइनस साइन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को ले रहा हूं, ठीक है, डायरेक्शन को नहीं, तो इसलिए यहां पर मैंने माइनस साइन को नहीं लिखा. ठीक है, ये बात याद रखें. तो आपके पास ये फॉर्मूला NIAB cos अल्फा, दिस इज इक्वल टू C थीटा. हम बेसिकली करंट को मालूम करना चाहते हैं, C थीटा डिवाइड बाय NAB इंटू cos अल्फा. C थीटा डिवाइड बाय NAB इंटू cos ऑफ अल्फा. ठीक है, तो ये आपके पास गैल्वानोमीटर के करंट का इक्वेशन है. ठीक है, अब यहां पर देखिए
since magnet is concave shape, magnet is a concave shape, तो आपके पास concave shape की वजह से अल्फा हमेशा आपके पास क्या होगा, 0 होगा, और cos अल्फा आपके पास किस चीज के बराबर होगा, ये आपके पास 1 के बराबर होगा, cos अल्फा विल बी इक्वल टू 1। तो ये ऊपर वाला इक्वेशन आपके पास बन जाता है c theta डिवाइड बाय NAB, which is the principal equation of a galvanometer। मैग्नेटिक कनकेव शेप का होता है, तो अगर मैग्नेट आपके पास कनकेव शेप का होता है तो अगर ये कॉइल रोटेट हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सरफेस एरिया का पैरेलल होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लोगों को पता है अगर यहां पर cos अल्फा है और अगर अल्फा एंगल वो अदर देन 0 हो तो फिर cos अल्फा आपको 1 वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। तो हर वैल्यू के लिए आपके पास अलग अलग जो है वो रिलेशन आएगा। तो इस cos अल्फा से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कनकेव शेप का मैग्नेट बनाया जाता है, लाइक दिस। आप मेरे हाथों को देख सकते हैं इस तरह, ठीक है। कनकेव शेप आपके पास मैग्नेट होता है इस तरह। अब इसमें अगर कॉइल पड़ा हुआ है, ठीक है, और अगर कॉइल रोटेट करे तो इस साइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके पैरेलल होता है, अगर ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाए तो इस साइड वाला पैरेलल होता है, ठीक है। तो अगर आप इस कॉइल को देखें तो ये अगर ट्विस्ट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आपके पास जो है वो इस एरिया के पैरेलल ही होता है, ठीक है, अप टू सम रेंज, कुछ रेंज में रहकर। तो ये आपके पास प्रिंसिपल इक्वेशन है गैल्वानोमीटर का। अगर आप इस C डिवाइड बाय NAB को देख ले, C भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट है, तो मैं इसको लिख लूंगा I इज इक्वल टू K थीटा, I इज इक्वल टू K थीटा। और K यहां पर किस चीज के बराबर है, K आपके पास यहां पर बराबर है C डिवाइड बाय NAB, K इज इक्वल टू C डिवाइड बाय NAB, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपके पास क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम इस कॉइल में थीटा के बेस पे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को मालूम कर सकते हैं। किस तरह मालूम कर सकता है, ठीक है। तो सिंपल बात है, अगर इसमें आप ज्यादा करंट प्रोवाइड करें तो ये ज्यादा रोटेट होगा, अगर इसमें आप कम करंट प्रोवाइड करें तो ये कम रोटेट होगा, ठीक है। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो हम थीटा के बेस पे करंट को मालूम करते हैं, हम थीटा के बेस पे करंट को मालूम करते हैं गैल्वानोमीटर में से। तो I इज इक्वल टू C डिवाइड बाय NAB, और ये आपके पास थीटा, I इज इक्वल टू K थीटा, या ये आपके पास बन जाएगा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, जो कि थीटा आपके पास ये ट्विस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये थीटा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये ट्विस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल इक्वेशन आपके पास है गैल्वानोमीटर का, ये आपके पास प्रिंसिपल इक्वेशन है। थीटा ट्विस्ट के बेस पे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को मालूम किया जाता है। ज्यादा करंट होगा, ज्यादा टार्क होगा, ज्यादा ट्विस्ट होगा, तो उसी ट्विस्ट के बेस पे बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को मालूम किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास प्रिंसिपल इक्वेशन है। इसमें इंपॉर्टेंट MCQs पॉइंट्स आपके पास क्या है, पहले तो आपके पास ये प्रिंसिपल इक्वेशन, थीटा के बेस पे हम करंट को मालूम करते हैं, लार्ज थीटा मींस लार्ज करंट पासिंग फ्रॉम द गैल्वानोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है MCQs के लिहाज से, ठीक है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर मैं लिख लो सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी को मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। लार्ज डिफ्लेक्शन, ठीक है, लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर स्मॉल करंट, लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर स्मॉल करंट, इसको हम सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर कहते हैं, ठीक है। इसको हम सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर कहते हैं, ठीक है। और सेंसिटिविटी S आपके पास जो है, ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय I। सेंसिटिविटी का डिफिनीशन, theoretical definition, large deflection for small current, or the ratio of twist per unit current. The ratio of twist per unit current is known as sensitivity of a
गैल्वानोमीटर। ठीक है, क्या मतलब है लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर स्मॉल करंट? तो देखिए, अगर मेरे पास 2 गैल्वानोमीटर है, एक जो है वो कम से कम 1 मिली एम्पेयर मेजर कर सकता है, इससे कम मेजरमेंट नहीं कर सकता, और दूसरा गैल्वानोमीटर है वो कम से कम 10 मिली एम्पेयर मेजर कर सकता है, कम से कम 10 मिली एम्पेयर, इससे कम मेजर नहीं कर सकता। तो देखिए, एक 1 मिली एम्पेयर मेजर कर सकता है, इससे कम नहीं, ज्यादा कर सकते, कम नहीं कर सकता, और दूसरा गैल्वानोमीटर वो कम से कम 10 मिली एम्पेयर मेजर कर सकता है, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा मेजर कर सकता है। तो इसमें कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है? 1 मिली एम्पेयर। जो गैल्वानोमीटर स्मॉल से स्मॉल करंट को मेजर करे, इसका मतलब ये होता है उसका सेंसिटिविटी ज्यादा है। जो गैल्वानोमीटर स्मॉल से स्मॉल करंट मेजर करे, इसका मतलब ये होता है वो गैल्वानोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखें। तो S इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय I। अच्छा, अगर आप इस फॉर्मूले से देखें, इज I इज इक्वल टू K थीटा, ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाय K इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय I। और अगर आप देखिए थीटा डिवाइड बाय I सेंसिटिविटी है, तो मैं इसको भी लिख सकता हूं S इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय I। डेफिनेशन एमसीक्यूज में अगर आप देखिए मुख्तलिफ बुक्स में, ठीक है, सेंसिटिविटी मींस डैश, तो लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर स्मॉल करंट। द रेशियो ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट करंट मीन सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वानोमीटर। अच्छा, अब देखिए सेंसिटिविटी थीटा डिवाइड बाय I या 1 डिवाइड बाय K, तो मैं लिख सकता हूं S इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय K, और K आपके पास C डिवाइड बाय NAB था, C डिवाइड बाय NAB। तो मैं अगर इसको लिख लो NAB डिवाइड बाय C, दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ अ सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वानोमीटर। ठीक है, और इसमें से जरूरी पॉइंट्स आपके पास ये है कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा ले, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। अगर आप एरिया को बढ़ा ले, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा ले, सेंसिटिविटी आपके पास जो है वो बढ़ जाएगा। तो S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो these are very important relation for a sensitivity of a galvanometer। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा लूं तो सेंसिटिविटी बढ़ेगा। If I double the number of turns of a galvanometer, then the sensitivity of galvanometer becomes dash, तो double। If the number of turns half, the sensitivity will be half। इसी तरह अगर आप एरिया को डबल कर जाए, सेंसिटिविटी डबल हो जाएगा। अगर आप एरिया को हाफ कर जाए, सेंसिटिविटी आपके पास क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट्स है। ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है, द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वानोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय ए ऑप्शन, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, डिक्रीजिंग एरिया ऑफ अ कॉइल, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, और आपके पास इंक्रीजिंग द टॉर्जन कांस्टेंट और कपल कांस्टेंट। ठीक है, ये बात याद रखें। तो S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। ठीक है, तो कपल कांस्टेंट के साथ भी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और एक बात और भी याद रखें, C आपके पास जो है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग। ये L आपके पास लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग है। ठीक है, अगर आप स्प्रिंग के लेंथ को भी डिक्रीज कर जाए तो C विल इंक्रीज, और अगर C इंक्रीज, सेंसिटिविटी विल बी डिक्रीजेस। तो मैं लिख सकता हूं S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग। ठीक, ये L लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, और C आपके पास जो है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और यहां पर A आपके पास जो है, ये एरिया ऑफ स्प्रिंग है, कॉइल नहीं। ठीक है, अगर मैं इसके साथ लिख लो एरिया ऑफ स्प्रिंग AS, में इसके साथ लिख लूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ अ स्प्रिंग। मैं इसके साथ AS लिख लेता हूं, और ये आपके पास A जो है, दिस इज द एरिया ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो ये इसमें से एमसीक्यूज पॉइंट्स है कि सेंसिटिविटी को हम किस तरह बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स आप इंक्रीज कर जाए, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स आप इंक्रीज कर जाए, सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स आप डिक्रीज कर जाए, सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह एरिया ऑफ अ कॉइल, और यहां पर एरिया ऑफ अ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग, C is the couple or torsion constant of a spring,
B इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये इसमें से आपके पास जरूरी पॉइंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आपने जो इक्वेशन देख लिया, I इज इक्वल टू K थीटा, I इज इक्वल टू K थीटा, तो आप इसको देखें। अगर मैं करंट को कांस्टेंट ले रहा हूं, अगर मैं करंट को कांस्टेंट ले रहा हूं, ठीक है, तो K थीटा आपके पास क्या होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। और अगर K थीटा आपके पास कांस्टेंट होगा तो थीटा विल बी इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय K, या थीटा आपके पास जो होगा इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, ठीक है। तो देखिए, अगर आप K को कम करें तो थीटा बढ़ेगा। करंट हमने कांस्टेंट लिया हुआ है, लेट्स सपोज 30 मिली एम्पेयर करंट मैंने लिया हुआ है विच इज कांस्टेंट। मेरे पास डिफरेंट गिलवानोमीटर्स हैं और उन डिफरेंट गिलवानोमीटर्स के K के वैल्यूज डिफरेंट है। K के वैल्यूज आपके पास क्या है, डिफरेंट है। तो अगर K के वैल्यूज डिफरेंट है तो उन गिलवानोमीटर्स की सेंसिटिविटी डिफरेंट होगी। K किस चीज के बराबर है, K आपके पास C डिवाइड बाय NAB। तो अगर K का वैल्यू डिफरेंट है फॉर डिफरेंट गिलवानोमीटर्स तो सेंसिटिविटी भी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो देखिए, अगर आपके पास करंट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट मींस एक गिलवानोमीटर है उससे भी आप 30 मिली एम्पेयर करंट पास कर रहे हैं, दूसरा गिलवानोमीटर है उससे भी आप 30 मिली एम्पेयर करंट पास कर रहे हैं, तीसरा है आप उससे भी 30 मिली एम्पेयर करंट पास कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक गिलवानोमीटर 30 मिली एम्पेयर के लिए 30 डिवीजन डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। दूसरा आपके पास है वो 30 मिली एम्पेयर करंट के लिए वो 3 मिली एम्पेयर डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। और तीसरा है वो 30 मिली एम्पेयर करंट के लिए 1 मिली एम्पेयर डिफ्लेक्शन शो करता है। तो ज्यादा डिफ्लेक्शन कौन सा शो कर रहे हैं, 30 मिली एम्पेयर 30 डिवीजन डिफ्लेक्शन, ठीक है। इसलिए उसकी सेंसिटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 3 गिलवानोमीटर्स हैं, ठीक है, G1, G2 और G3। G1 से मैंने 30 मिली एम्पेयर करंट पास किया, उसने मुझे 30 डिवीजन डिफ्लेक्शन दिया। कितना डिवीजन, 30 डिवीजन। G2 लेट सपोज उसने 30 मिली एम्पेयर करंट मैंने पास किया, उसने 10 डिवीजन डिफ्लेक्शन शो किया। और G3 से मैंने 30 मिली एम्पेयर करंट पास किया, उसने 1 डिवीजन डिफ्लेक्शन शो किया। इसमें किसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, फर्स्ट वन, 30 मिली एम्पेयर 30 डिवीजन डिफ्लेक्शन, स्मॉल करंट लार्ज डिफ्लेक्शन। तो 30 से भी मैंने पास किया, इससे भी पास किया और इससे भी पास किया, लेकिन एक ने 30 डिवीजन डिफ्लेक्शन दिया, दूसरे ने 10 डिवीजन डिफ्लेक्शन दिया, तीसरे ने 1 मिली एम्पेयर 1 डिवीजन डिफ्लेक्शन शो किया, ठीक है। तो इसमें सेंसिटिविटी किसका ज्यादा है, जो ज्यादा डिफ्लेक्शन दे रहे हैं। तो 30 मिली एम्पेयर 30 डिवीजन डिफ्लेक्शन, 30 डिविजन्स का मतलब मेरा ये होता है, अगर आप गिलवानोमीटर को देखें तो गिलवानोमीटर में आपको इस किस्म के डिफ्लेक्शंस नजर आएंगे, 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 इस तरह। यहां पर मैं लास्ट में लिख लूंगा दिस इज 30 डिवीजन डिफ्लेक्शन और दरमियान में मैं लिख लूंगा 15 डिवीजन डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एक गिलवानोमीटर ने 30 डिवीजन डिफ्लेक्शन शो किया, ये लेट सपोज G1 था। G2 ने लेट सपोज 10 डिवीजन डिफ्लेक्शन शो किया, ये G2 था। और G3 ने 1 डिवीजन डिफ्लेक्शन शो किया, ये आपके पास G3 था। ये भी 30 मिली एम्पेयर, ये भी 30 मिली एम्पेयर, ये भी 30 मिली एम्पेयर। ये G1 गिलवानोमीटर, ये G2, ये G3। तो इसमें कौन सा ज्यादा जो है वो सेंसिटिव है, ये वाला। देखिए इसने बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन शो किया है, बावजूद इसके कि करंट हम क्या ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं। तो G1 इज मोर सेंसिटिव देन G2 एंड G3। G2 इज मोर सेंसिटिव देन G3 बट G2 इज लेस सेंसिटिव देन G1, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास है वो ये होता है। तो थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। अगर आप K को बढ़ा रहे हैं तो थीटा कम होगा, डिफ्लेक्शन कम होगा, डिफ्लेक्शन कम होगा तो सेंसिटिविटी कम होगा, ठीक है, जो कि मैंने यहां पर डिस्कस कर लिया है। सो दीज आर द MCQs पॉइंट्स इन द गिलवानोमीटर। और एक बात याद रखें, हर वो डिवाइस जिससे जब आप करंट को पास करें और उसमें पॉइंटर लगा हो और पॉइंटर मूवमेंट शुरू करे, तो इसका मतलब आपके पास ये होता है कि वो डिवाइस गिलवानोमीटर से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वोल्ट मीटर को आप देखें, ओहम मीटर को आप देख ले, गाड़ी के स्पीडोमीटर को आप लोग देख ले, ये गिलवानोमीटर से बने हुए हैं। तो हर वो डिवाइस जिसमें एक स्केल पे पॉइंटर लगा हुआ है और जब आप उससे करंट पास कर ले, ठीक है,
और वो आपको वो पॉइंटर उस स्केल पे मूवमेंट करे, तो इसका मतलब आपके पास ये होता है कि हर वो डिवाइस गैल्वानोमीटर से बना हुआ होगा। इसीलिए गैल्वानोमीटर को पेरेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी कहा जाता है। गैल्वानोमीटर को पेरेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो ये आपके पास गैल्वानोमीटर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हैं। अच्छा, एक और चीज अगर आप बुक में पढ़े तो स्केलिंग किया जाता है। हर डिवाइस को जब बनाया जाता है तो जब वो बन जाता है उसका स्केलिंग किया जाता है मेजरमेंट के लिए। तो गैल्वानोमीटर के स्केलिंग के दो तरीके हैं। एक आपके पास है लैंप मिरर मेथड। ठीक है, एक आपके पास है लैंप मिरर मेथड। अगर आप बुक को थोड़ा सा पढ़े, एक छोटा सा लैंप लाइट सोर्स, वायर जो कि कॉइल के साथ अटैच होते हैं, उसके साथ एक छोटा सा मिरर। ठीक है, तो फिर स्केलिंग किया जाता है, उसको बेसिकली लैंप मिरर मेथड ऑफ स्केलिंग कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा मेथड आपके पास जो होता है इंडेक्स नीडल मेथड। इंडेक्स नीडल मेथड आप आम लेबोरेटरी में जो गैल्वानोमीटर इस्तेमाल करते हैं, लेबोरेटरी में आप जो गैल्वानोमीटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो स्केलिंग किया जाता है वो बेसिकली इंडेक्स नीडल मेथड कहलाता है। ठीक है, और इंडेक्स नीडल मेथड में एक बात याद रखें, जो पॉइंटर लगा होता है स्केल पे, इसके नीचे एक स्पाइरल स्प्रिंग लगा होता है, स्पाइरल स्प्रिंग या हेलिकल स्प्रिंग, और इसके ऊपर भी लगा होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं दिस इज अ स्पाइरल स्प्रिंग। इसमें एक एमसीक्यू पॉइंट, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। इस पॉइंटर के साथ ये स्पाइरल स्प्रिंग क्यों लगाया जाता है, रीजन क्या है, एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, तो डेड बीट्स टू प्रोड्यूसेस डेड beats or to bring pointer at rest instantaneously when current passes. When current passes. डेड बीट्स का मतलब ही यही होता है। ठीक है, ये स्पाइरल स्प्रिंग जो दो लगाए जाते हैं, ये अगर पॉइंटर है, एक इसके नीचे होता है, एक इसके ऊपर होता है। ठीक है, तो ये स्पाइरल स्प्रिंग्स क्यों लगाए जाते हैं? ये इसलिए लगाए जाते हैं कि जो ही आप गैल्वानोमीटर से करंट पास करें तो ये पॉइंटर उसी दौरान रेस्ट में आ जाता है। अगर ये स्पाइरल स्प्रिंग्स ना हो और आप इससे करंट पास करें तो ये इस तरह ऑसिलेट होगा और आपने इंतजार करना होगा। कब तक इंतजार करना होगा? जब तक ये दोबारा रेस्ट में ना आ जाए, तब आप करंट मेजर करेंगे इससे, या रीडिंग फिर आप इससे लेंगे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्पाइरल स्प्रिंग्स लगाते हैं। जो ही करंट पास हो जाता है ये पॉइंटर रेस्ट में आ जाता है, और इस मेथड को डेड बीट्स कहा जाता है। तो ये इसमें एमसीक्यू पॉइंट है। बाकी गैल्वानोमीटर में ऐसा कोई एमसीक्यू पॉइंट नहीं। जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए यही आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इन अ गैल्वानोमीटर। अब मैंने आपको बताया कि हर वो डिवाइस जिसमें पॉइंटर लगा हुआ हो, जब आप उससे करंट पास कर ले और वो स्केल पे मूवमेंट करे, हर वो डिवाइस गैल्वानोमीटर से बना हुआ होगा। ठीक है, तो अब वोल्ट मीटर है, ओहम मीटर है। ठीक है, अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं द कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू द कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट, बल्कि एम्पेयर मीटर में पहले लिख लेता हूं। एम्पेयर मीटर, देखिए गैल्वानोमीटर से हम स्मॉल करंट को मेजर कर सकते हैं। गैल्वानोमीटर से हम स्मॉल करंट को मेजर कर सकते हैं, इससे हम लार्ज करंट को मेजर नहीं कर सकते। मिली एम्पेयर्स में या माइक्रो एम्पेयर्स में करंट आप मेजर कर सकते हैं गैल्वानोमीटर से। लेकिन अगर मैं एम्पेयर में करंट मालूम करना चाहूं, एक सर्किट में एम्पेयर में करंट है, ठीक है, तो फिर उसको तो मैं गैल्वानोमीटर से मेजर नहीं कर सकता। तो फिर मैं क्या करूं? फिर गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट किया जाता है एम्पेयर मीटर में। ठीक है, और गैल्वानोमीटर से हम लार्ज करंट क्यों मेजर नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें जो वायर इस्तेमाल होते हैं लो रेजिस्टेंस वायर है। अगर उससे आप लार्ज करंट पास कर ले तो वो तो डैमेज हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाए। उससे बचने के लिए, ठीक है, इसको एम्पेयर मीटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो एम्पेयर मीटर
ठीक है, डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट इन एम्पेयर्स, मेजर करंट इन एम्पेयर्स, या आप ये भी लिख सकते हैं लार्ज करंट जो है वो मेजर करें। ठीक है, तो उसको हम एम्पेयर मीटर कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एम्पेयर मीटर कहते हैं। ठीक है, और इसका कन्वर्जन जो है कनेक्टिंग स्मॉल रेजिस्टेंस, जिसको शंट रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, जिसको शंट रेजिस्टेंस कहा जाता है, कनेक्टिंग स्मॉल रेजिस्टेंस और शंट रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल विद अ गैल्वानोमीटर। ठीक है, तो ये अगर आपके पास गैल्वानोमीटर है, इसके साथ पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है, एंड शंट रेजिस्टेंस मींस स्मॉल रेजिस्टेंस। ठीक है, इस गैल्वानोमीटर का भी अपना रेजिस्टेंस होता है, इसको मैं आरजी लिख लेता हूं। ठीक है, तो अगर आप स्मॉल रेजिस्टेंस को गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में लगा लें, तो गैल्वानोमीटर विल बी कन्वर्टेड टू एम्पेयर मीटर। ठीक है, आर एस आपके पास जो होता है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल देन आरजी। ठीक है, और देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने पढ़ा है कि उस रेजिस्टर से ज्यादा करंट पास होगा जिसका रेजिस्टेंस स्मॉल होगा, जिसका रेजिस्टेंस स्मॉल होगा उससे करंट लार्ज पास होगा। तो आर एस आपके पास आरजी से बहुत ज्यादा कम है। हम स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलल में क्यों लगाते हैं, ताकि ज्यादा करंट जो है वो शंट से पास हो जाए और स्मॉल करंट गैल्वानोमीटर से पास हो जाए। क्योंकि गैल्वानोमीटर से अगर आप लार्ज करंट को पास करें, ठीक है, तो वो तो डैमेज हो जाता है। तो अगर वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो उस डैमेज बचाने से हम शंट रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, तो अब लार्ज करंट शंट से पास हो जाता है और स्मॉल गैल्वानोमीटर से पास हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास आई एस, ये आपके पास क्या होगा आई जी, और ये आपके पास टोटल करंट होगा। और आई एस किस चीज के बराबर होगा, टोटल करंट से आप गैल्वानोमीटर का करंट माइनस करें तो आपके पास करंट आ जाएगा जो कि शंट से पास हो रहा है। ठीक है, आप इस टोटल करंट से आई जी करंट को माइनस करें तो आपके पास आई एस करंट आ जाएगा, वो करंट जो शंट से गुजर रहा है। ठीक है, अगर आर एस आर जी से बहुत ज्यादा कम हो तो आई एस आपके पास जो होगा वो आई जी से कई गुना ज्यादा होगा। आई एस आपके पास आई जी से कई गुना ज्यादा होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में उस रेजिस्टर से ज्यादा करंट पास होता है। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कम हो। आपको पता है ना, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम है, करंट लार्ज पास होगा। और टोटल करंट आपके पास जो होगा, टोटल करंट दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ आई एस प्लस आई जी। ठीक है, शंट से जो करंट पास हो रहा है और गैल्वानोमीटर से जो करंट पास हो रहा है, उसका सम वो आपके पास टोटल करंट के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं लिख लो एक एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लिख लो कि लेट आर एस इज इक्वल टू आर जी डिवाइड बाई 10, आर एस इज इक्वल टू आर जी डिवाइड बाई 10, तो आई एस आपके पास होगा वो 10 टाइम्स ऑफ आई जी होगा। अगर शंट का रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस से 10 टाइम्स कम हो तो शंट से 10 टाइम्स ज्यादा करंट पास होगा। ठीक है, और टोटल करंट आपके पास कितना होगा, टोटल करंट आप देखिए आई एस, ये आपके पास 10 आई जी, और ये आपके पास आई जी, ये आपके पास 11 आई जी करंट आपके पास होगा। आई विल बी इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ आई जी। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह लिख लूं दूसरा एग्जाम्पल, लेट सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं लिख लेता हूं लेट आर एस इज इक्वल टू आर जी डिवाइड बाय 100। तो आई एस आपके पास जो होगा वो 100 टाइम्स ऑफ आई जी आपके पास होगा, 100 टाइम्स ऑफ आई जी आपके पास होगा। देखिए शंट रेजिस्टेंस को मैं जितना स्मॉल कह रहा हूं, शंट रेजिस्टेंस से उतना ही ज्यादा करंट पास होगा। ठीक है, और यहां पर मैं लिख सकता हूं कि टोटल करंट आपके पास 101 टाइम्स ऑफ
IG आपके पास होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये लिख सकता हूं, ठीक है। अब जनरली मैं लिख सकता हूं, जनरली इफ रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू RG डिवाइड बाय N, N इज एनी नंबर, सो IS आपके पास N+1 टाइम्स ऑफ IG आपके पास होगा। IS विल बी इक्वल टू N+1 टाइम्स ऑफ IG आपके पास होगा। ठीक है, तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज आप ये याद रखिए। और देखिए, मैं रेजिस्टेंस को जितना स्मॉल कर रहा हूं, अगर मैं इसको 1000 करूं तो ये 1001 बन जाएगा। ठीक है, तो आप शंट को जितना कम कर रहे हैं उतना ज्यादा करंट आप उससे मेजर कर सकते हैं, उतना ज्यादा करंट आप इससे मेजर कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता सकता हूं, इसमें MCQ लेवल के मुताबिक से, ठीक है, एक तो फार्मूला है कन्वर्जन फार्मूला, कन्वर्जन फार्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो इसमें सारा कमाल शंट रेजिस्टेंस का होता है। IG RG डिवाइड बाय I माइनस IG, दिस इज द कन्वर्जन फार्मूला फॉर द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एम्पेयर मीटर या एमीटर। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लमेटिक किस्म के जो क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉब्लम टाइप्स के, ठीक है, मैं वो थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। ये IG आपके पास जो है, IG ये आपके पास अगर MCQ में आ जाए तो इसको कहा जाता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इसको हम कहते हैं IG। I आपके पास जो है, दिस इज द रेंज ऑफ ए मीटर, RG द रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, गौर से आप लोग सुने। व्हाट शंट रेजिस्टेंस वी कनेक्ट इन पैरेलल विद अ गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इट इनटू एम्पेयर मीटर which can measure up to 10 ampere, which can measure up to 10 ampere. तो ये I क्या होगा? 10 ampere. Where the full scale deflection current is 1 milliampere. Let's suppose the full scale deflection current is a 1 milliampere. तो IG 1 milliampere होगा. The resistance of a galvanometer is 100 ohm. तो ये आपके पास 100 ohm होगा। तो इसमें वैल्यूज पुट करें और इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास शंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। और वो शंट रेजिस्टेंस कहीं से भी ढूंढ के आप उस गैल्वेनोमीटर के साथ लगा ले तो यही आपके पास जो 10 एम्पेयर मेजर कर सकता है वो एम्पेयर मीटर आपके पास आ जाए। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। तो ये आपके पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ये आपके पास रेंज ऑफ ए मीटर। मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं शंट रेजिस्टेंस क्या कनेक्ट करूं गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में, व्हिच कैन मेजर अप टू 10 एम्पेयर, मेजर अप टू 10 एम्पेयर तो I 10 एम्पेयर, व्हिच कैन मेजर अप टू 2 एम्पेयर तो I 2 एम्पेयर, which can measure up to 5 ampere तो ये 5 ampere होगा। where the full scale deflection current is 1 milliampere तो IG 1 milliampere। resistance of a galvanometer 100 ohm, तो आप 100 ohm पुट करें, आपके पास शंट रेजिस्टेंस पुट करें, ऑप्शंस में आपको नजर आ जाए कि ये आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये है, जरूरी बात इसमें, रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ शंट। और मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि रेंज आपके पास जो है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ एम्पेयर मीटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखिए, जो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का आ जाता है, वो कॉम्बिनेशन में जो सबसे स्मॉल रेजिस्टेंस होता है उससे भी स्मॉल आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 3 रेजिस्टर्स है, 100 ओहम, 1000 ओहम और 10,000 ओहम। ठीक है, 100 ओहम, 1000 एंड 10,000 ओहम। इसमें सबसे स्मॉल कौन सा? 100 ओहम। अगर ये पैरेलल में आप लगा लें और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला इस्तेमाल करें तो टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल रेजिस्टेंस से भी स्मॉलर आए, तो 100 से भी स्मॉल वैल्यू आपके पास आए। और अगर आप सीरीज में लगा लें तो लार्ज रेजिस्टेंस से भी लार्जर रेजिस्टेंस आपके पास आएगा। तो याद रखें,
आप शंट रेजिस्टेंस को जितना कम करेंगे उतना ही रेंज आपके पास बढ़ेगा। अगर आप शंट रेजिस्टेंस को हाफ करें, द रेंज विल बी डबल। ठीक है, अगर आप शंट के बजाय एमीटर का रेजिस्टेंस लिख लें, ठीक है, मेरे पास 2 एमीटर है, एक का रेजिस्टेंस 10 ओहम है, दूसरे का रेजिस्टेंस 100 ओहम है, तो रेंज किसका ज्यादा होगा? 10 ओहम जिसका रेजिस्टेंस होगा उस एमीटर का जो है रेंज ज्यादा होगा। तो रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ए। ठीक है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है आपके पास, रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ए। ठीक है, आप रेजिस्टेंस जितना स्मॉल करेंगे रेंज उतना ही आपके पास बढ़ेगा। ठीक है, और एमीटर का रेजिस्टेंस आप ले रहे हैं या शंट रेजिस्टेंस आप ले रहे हैं, आपकी मर्जी है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं वोल्टमीटर के बाद ही इसमें एमसीक्यूज करवा लूंगा। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास एक कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर। सेकंड आपके पास कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी आपके पास जो है वो भी गैल्वानोमीटर से बेसिकली बना हुआ है। ठीक है, अगर आप वोल्ट मीटर जो कि वोल्टेज मेजर कर सकता है, अगर आप लोग इफ हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ सीरीज with galvanometer, if high resistance connected in series with galvanometer, it will convert galvanometer into voltmeter। ठीक है, यहां पर आप देखिए लिख सकते हैं, ये आपके पास गैल्वानोमीटर और ये आपके पास है RH, हाई रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस में RG लिख लेता हूं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन ये अब वोल्टमीटर कहलाता है। ठीक है, और सीरीज में हमने इसको कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अब अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस को लिख लूं, टोटल रेजिस्टेंस, तो वो आपके पास RG प्लस RH आपके पास होगा, RT आपके पास होगा। दिस विल बी इक्वल टू RG प्लस RH। ठीक है, ये आपके पास टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्टमीटर होगा। इवन मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, ठीक है, कि RV वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस RG प्लस RH आपके पास होगा, और RH आपके पास जो है इट मस्ट बी मच मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वानोमीटर। ठीक है, तो अगर आप स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा लें, अगर आप स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा लें, ठीक है, तो वो गैल्वानोमीटर को एम्पेयर मीटर में कन्वर्ट कर जाता है। अगर आप हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा लें तो वो गैल्वानोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो ये आपके पास कन्वर्जन है। तो इसका मतलब ये होता है कि देखिए, जब हम स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। हम रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। और जब हम हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं, इट मींस हम रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। तो अगर रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें गैल्वानोमीटर के साथ हम, और रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इट विल मोस्ट प्रोबेबली कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर। और अगर आप एक रेजिस्टेंस लगा रहे गैल्वानोमीटर के साथ और रेजिस्टेंस आपके पास सर्किट का डिक्रीज हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एम्पेयर मीटर या एमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास वोल्टमीटर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, अब इसको हम वोल्टमीटर कहेंगे, अब इसको हम गैल्वानोमीटर नहीं कहेंगे। अब ये आपके पास वोल्टमीटर है और ये हमें वोल्टेज मेजर करके देगा। ठीक है, ये याद रखिए। इसका जो कन्वर्जन फार्मूला है, इसका जो कन्वर्जन फार्मूला है, ठीक है, तो कन्वर्जन फार्मूला आपके पास RH सारा कमाल हाई रेजिस्टेंस में है, जिस तरह शंट था कन्वर्जन इनटू मीटर में। ठीक है, शंट का रोल था सारा, अब यहां पर RH का रोल होगा। ठीक है, तो RH, ये दोनों आपके पास सीरीज में है, ये दोनों आपके पास क्या है? सीरीज में है। तो ये V डिवाइड बाय IG माइनस RG, दिस इज द
conversion formula of a galvanometer into voltmeter. IG वही full scale deflection current, V is the range of a voltmeter, RG is the resistance of a galvanometer और RH आपके पास जो है high resistance connected in series with the galvanometer. ठीक है, तो V divided by IG minus RG ये आपके पास RH के बराबर होगा. ठीक है, अच्छा अब इसमें जो प्रॉब्लमेटिक किस्म की क्वेश्चंस है वो किस तरह आते हैं तो सुने थोड़ा सा. What high resistance we connect in series with a galvanometer to convert it into a voltmeter which can measure up to 10 volt where the full scale deflection current is 1 milliampere या 2 milliampere. 5 volt या 10 volt measure तो वहां पर पुट करें full scale deflection current रेजिस्टेंस ऑफ ए galvanometer, इसमें पुट करें आपके पास हाई रेजिस्टेंस आ जाएगा. कहीं से भी ढूंढ के निकाल कर galvanometer के साथ सीरीज में लगा ले तो वो रेंज बन जाएगा जो आपसे मांगा गया है. ठीक है, तो RH इज इक्वल टू V डिवाइड बाय IG माइनस RG. दिस इज द कन्वर्जन फार्मूला. ठीक है, दिस इज द कन्वर्जन फार्मूला. और देखिए सीरीज में है तो अगर आप लोगों को याद हो V इज इक्वल टू IG. ठीक है, और मैं लिख लूंगा RT या RV, चले मैं लिख लूंगा RV में लिख लूंगा. तो देखिए आपको पता है IG दोनों में से सेम करंट पास हो रहा है. V is directly proportional to RV या मैं लिख सकता हूं V is directly proportional to RH. मतलब ये है आप रेजिस्टेंस जितना बढ़ाएंगे आप ज्यादा वोल्टेज मेजर कर सकते हैं. ठीक है, आप रेजिस्टेंस जितना बढ़ाएंगे आप ज्यादा वोल्टेज मेजर कर सकते हो और ज्यादा वोल्टेज मींस मोर रेंज. तो इसमें जरूरी पॉइंट आपके पास जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके पास जो है वो क्या है. इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके पास ये है कि रेंज आपके पास जो है रेंज ऑफ अ वोल्टमीटर दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RH या रेंज आपके पास है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RV वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस. अगर आप रेजिस्टेंस को डबल कर जाए वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस को डबल कर जाए रेंज विल बी डबल. अगर एक वोल्टमीटर पहले मैक्सिमम 10 वोल्ट मेजर कर सकता था, अगर मैं उसका रेजिस्टेंस डबल करूं तो वो मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है डबल. 10 का डबल क्या होगा 20 वोल्ट. तो रेंज का मतलब आपके पास ही होता है. ठीक है, रेंज मींस मैक्सिमम. ठीक है, रेंज मींस मैक्सिमम. एम्पियर मीटर में हो तो रेंज मींस मैक्सिमम करंट. ठीक है, और यहां पर भी आपके पास रेंज ऑफ वोल्टमीटर मैक्सिमम वोल्टेज. तो अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे तो रेंज बढ़ेगा. ठीक है, और यहां पर इसी से भी मैं लिख सकता हूं. यहां से आप देखें अगर मैं लिख लो RH इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ RG. RH इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ RG. तो आप यहां पर देख ले RG प्लस 10 RG तो मेरे पास आ जाएगा RV वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस 11 टाइम्स ऑफ RG आपके पास आ जाएगा. 11 टाइम्स ऑफ RG आपके पास वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगा क्योंकि ये आपके पास RG ये 10 तो 11 टाइम्स. तो अब देखिए अब यहां पर अगर आप लोग जो है रेंज को डिस्कस करें तो रेंज आप यहां से भी मालूम कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन आसान चीज ये है कि रेजिस्टेंस को मैं कितना टाइम चेंज करूं. ठीक है, तो रेजिस्टेंस अगर आप डबल करें तो रेंज विल बी डबल. अगर आप रेजिस्टेंस को हाफ करें रेंज विल बी हाफ. ठीक है, ये बात याद रखिए. तो ये आपके पास इसमें जरूरी पॉइंट्स है फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ galvanometer इनटू वोल्टमीटर. तो अगर आप galvanometer को एम्पियर मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप रेजिस्टेंस को कम करेंगे. अगर आप galvanometer को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे. ठीक है, ये बात याद रखिए. तो ये आपके पास कन्वर्जन के फॉर्मूले. अब अगर मैं लिख लो एक MCQ. ठीक है, अगर मैं एक MCQ लिख लो 2 एम्पियर मीटर्स A1 and A2 can measure 2 ampere and 20 ampere maximum currents. If resistance of
a 1 ampere meter is R1, where resistance of a ampere meter A2 is a R2. Then A option, R1 will be less than R2. B option, R1 will be greater than R2. C option, R1 will be equal to R2. D option, आपके पास जो है none of these. ये आपके पास एम्पेयर मीटर है A1 and A2 which can measure 2 ampere and 20 ampere maximum currents. If resistance of A1 is R1 where resistance of A2 is R2, then which option is correct? तो देखिए जो ज्यादा करंट मेजर कर रहा है 20 एम्पेयर उसका रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि इसका रेंज ज्यादा है और हमने एम्पेयर मीटर में पढ़ा रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RS. ठीक है, तो 20 एम्पेयर का रेजिस्टेंस आपके पास R2 है तो R2 विल बी लेस देन द R1. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन अगर एम्पेयर मीटर. ठीक है, तो आपको रेजिस्टेंस दिए जा सकते हैं, आपको मैक्सिमम करंट जो वो मेजर कर सकते हैं वो आपको दिए जा सकते हैं. उससे आपको फिर जो आपसे पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा वगैरह मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. लेकिन इसमें आपके पास ये एक मॉडल MCQ है. ठीक है, 2 एम्पेयर और 20 एम्पेयर करंट ये मेजर कर सकता है. ठीक है, और आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि एम्पेयर मीटर में अगर आप शंट रेजिस्टेंस लगा लें, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस में कौन सा मोस्ट प्रोबेबली फ्यूज होगा? तो शंट रेजिस्टेंस, उससे ज्यादा करंट पास होगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपके पास फ्यूज होगा. ठीक है, तो रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RS. अगर यही MCQ मैं कर लूं 2 एम्पेयर मीटर्स के बजाय मैं इसको लिख लेता वोल्ट मीटर्स और मैं इसको लिख लूं V1 और ये आपके पास है V2 विच कैन मेजर 2 वोल्ट. ये आपके पास 20 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज या पोटेंशियल. मैक्सिमम वोल्टेज या पोटेंशियल इफ रेजिस्टेंस ऑफ V1 is R1 where resistance of V2 is R2, then which option will be correct? फिर आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फिर आपके पास A ऑप्शन करेक्ट होगा. क्यों? वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर का जो रेंज है वो RV के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. वो RV के साथ आपके पास क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, मैं अगर एक MCQ बना लूं वोल्ट मीटर of resistance R can measure, मैं जनरली वैल्यूज लिख लेता हूं, वैल्यूज तो कुछ भी हो सकता है. वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस R can measure V volt. What extra resistance we connect? ठीक है, we connect so that it can measure 4V voltage. Voltmeter of resistance R can measure V volt. What extra resistance we connect so that it can measure 4 volt voltage, 4V voltage. अगर ये measure करे. ठीक है, मैं A ऑप्शन लिख लेता हूं 4R, B ऑप्शन में लिख लेता हूं R, C ऑप्शन में लिख लेता हूं 3R और D ऑप्शन में लिख लेता हूं 9R. ठीक है, तो यही चीज है, रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RV. तो देखिए ये वोल्टमीटर पहले कितना वोल्टेज मेजर कर सकता था? V वोल्ट. तो मैं एक्स्ट्रा कितना रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्ट कर जाऊं कि अब ये 4V पोटेंशियल मेजर कर सके. तो V 4V ये 4 टाइम्स. ठीक है, 4 टाइम वोल्टेज. तो अगर अब इसका रेंज 4 टाइम बढ़ गया तो मैं एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कितना लगा लूं? देखिए अगर आपके पास रेंज 4 टाइम बन गया, अगर रेंज आपके पास 4 टाइम बन गया, ठीक है, तो आप 3R रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा लगा लें क्योंकि R तो पहले से था. अगर आपके पास 1 रुपए था तो मैं आपको कितने रुपए दूं कि 4 बन जाए? 3. ठीक है, तो फिर और जो टोटल अमाउंट आपके पास बन गया वो कितना बन गया? 4 टाइम्स. ठीक है,
तो 3R रेजिस्टेंस अगर आप एक्स्ट्रा लगा लें तो फिर वोल्टमीटर आपके पास है V के बजाय 4V वोल्टेज मेजर करेगा। तो रेंज आपके पास है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RV। RV is the resistance of a voltmeter. So these are two model MCQs. उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। कंसेप्ट सीखा करें, जरूरी नहीं कि MCQs आपके टेस्ट में आ जाए, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट अगर आप सीख जाए तो किसी भी किस्म के MCQ बनाए जाए इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास लास्ट कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू ओहम मीटर, ठीक है। ओहम मीटर आपके पास जो है which can measure resistance, which can measure resistance, ठीक है, इसको हम ओहम मीटर कहते हैं। तो गैल्वानोमीटर को आप ओहम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस गैल्वानोमीटर को आप एक ऐसे डिवाइस में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे आप अननोन रेजिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम ओहम मीटर कहते हैं। ये आपने गैल्वानोमीटर लगा लिया, ठीक है, ये आपने बैटरी लगा लिया, सही है। यहां पर आपने एक वेरिएबल रेजिस्टर, ये वेरिएबल रेजिस्टर का सिंबल है, आपने एक वेरिएबल रेजिस्टर को जो है वो लगा लिया, ठीक है, आपने एक वेरिएबल रेजिस्टर को लगा लिया, ठीक है। प्लस माइनस, ये आपके पास है प्लस माइनस V। यहां पर हम अननोन रेजिस्टेंस को लगाते, लेट्स सपोज मैंने वायर लगा लिया, दिस इज गैल्वानोमीटर, ये आपके पास क्या है, गैल्वानोमीटर है, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपके पास क्या होता है, इसका कोई प्रिंसिपल फार्मूला नहीं है, ठीक है। इसमें एक दो बातें हैं और वो ये है कि अगर ये आपका गैल्वानोमीटर है, दिस इज 0 1 2 3 4 5 और ये आपके पास 30 डिवीजन रिफ्लेक्शन आ जाए, दरमियान में आपके पास 15 डिवीजन रिफ्लेक्शन आ जाए, ठीक है। ये आपका गैल्वानोमीटर है फॉर एग्जांपल। तो आप क्या करें, एक पॉइंट जो MCQ में आ सकते हैं, बाकी इसमें कोई खास बात नहीं है। एक MCQ इसमें ये है कि while converting galvanometer into ohm meter, the full scale deflection is considered to be dash resistance। तो देखिए अगर पॉइंटर यहां पर है, यहां पर, ठीक है, रेजिस्टेंस लेट सपोज 3000 ओहम है RH, ये मैंने 3000 ओहम लेट सपोज ले लिया, ठीक है, और 30 डिवीजन डिफ्लेक्शन ये गैल्वानोमीटर मुझे दे रहा था। अगर सर्किट का रेजिस्टेंस 3000 ओहम था और ये मुझे 30 डिवीजन डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, तो इसके फुल स्केल डिफ्लेक्शन के ऊपर आप लिख ले R इज इक्वल टू 0। ये MCQ पॉइंट है, द फुल स्केल डिफ्लेक्शन of a galvanometer is considered to be 0 ohm when we convert galvanometer into ohm meter। और देखिए आपको पता है कि जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होते हैं तो करंट क्या होता है, 0। तो इस 0 के ऊपर हम लिख लेते हैं दिस इज इनफाइनाइट। जब करंट सर्किट में 0 होता है इसका मतलब होता है द रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, ठीक है। अब 3000 ओहम है और गैल्वानोमीटर मुझे 30 डिवीजन डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल सुने, सिर्फ कंसेप्ट सुने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जब आप गैल्वानोमीटर को ओहम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ओहम मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस को मालूम करते हैं, ठीक है। अगर गैल्वानोमीटर से हमने करंट पास किया, ठीक है, और सर्किट का रेजिस्टेंस आपके पास 3000 ओहम था, सर्किट का रेजिस्टेंस आपके पास क्या था, 3000 ओहम था, और ये मुझे 30 डिवीजन डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। जो भी रेजिस्टेंस हो, लेकिन फुल स्केल डिफ्लेक्शन के ऊपर आपने 0 ओहम रेजिस्टेंस लिखना होगा। अगर गैल्वानोमीटर आपको 20 डिवीजन डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो 20 के ऊपर आपने 0 ओहम लिखना होगा। अगर गैल्वानोमीटर आपको 10 डिवीजन डिफ्लेक्शन शो करे उसके ऊपर आपने 0 लिखना होगा। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के ऊपर आपने 0 रेजिस्टेंस लिखना होगा, और 0 के ऊपर आपने इनफाइनाइट, और 0 के ऊपर इनफाइनाइट क्यों है, क्योंकि रेजिस्टेंस जब इनफाइनाइट होता है तो करंट आपके पास क्या होता है, 0 होता है। दो बात तो ये याद रखिए। अच्छा, अब क्या करें, सर्किट आपको जो भी रेजिस्टेंस क्यों हो, लेट सपोज द सर्किट रेजिस्टेंस इज 3000 ओहम and the galvanometer gives us 30 division deflection, 30
डिवीजन डिफ्लेक्शन। तो उस 3000 ओहम को आप क्या करें, 1 डिवीजन किस चीज के बराबर होगा, तो 3000 को आप 30 पे डिवाइड करें, ठीक है, सॉरी सब 3000 इसके ऊपर हमने 0 ओहम लेकर हुआ है। आप क्या करें कि जो इनिशियल रेजिस्टेंस है तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन को हाफ करें और वो रेजिस्टेंस उसके ऊपर लिख लें। मैं इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन होते हैं उसके ऊपर तो आपने 0 लिख लिया, ख्वाह फुल स्केल डिफ्लेक्शन 30 हो या 20 हो या जो भी हो, उसके ऊपर तो मैंने 0 लिख लिया। अब सर्किट का जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, वो आप क्या करेंगे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन को हाफ करें, और जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन को आप हाफ करें उसके ऊपर आप वही रेजिस्टेंस ले लें जो कि सर्किट का रेजिस्टेंस हो। तो देखिए अब 30 का हाफ क्या है, 15, इसके ऊपर मैं लिख लूंगा 3000 ओहम। अगर सर्किट का रेजिस्टेंस 6000 ओहम था और हमें वो 20 डिवीजन डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, तो 20 को मैं हाफ करता 10 और 10 के ऊपर मैं लिख लेता 6000 ओहम, ठीक है, ये बात याद रखिए। अच्छा अब देखिए थोड़ा सा, अब 15 और 30 मैं आपसे यहां पर क्वेश्चन कर सकता हूं कि 1 डिवीजन इज इक्वल टू डैश ओहम रेजिस्टेंस, कितने रेजिस्टेंस को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। गैल्वानोमीटर हम कन्वर्ट करें ओहम मीटर में, जब सर्किट का रेजिस्टेंस था 3000 ओहम, ये हमें 30 डिवीजन डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, ठीक है, तो 1 डिवीजन कितने ओहम रेजिस्टेंस को शो करेगा। तो देखिए यहां पर मैंने 3000 लिखा है, अब 30 और 15 के दरमियान कितने डिवीजन है, तो 15 है ना, तो मैं 15 डिवीजन के साथ क्या मल्टीप्लाई कर जाऊं कि मेरे पास 3000 ओहम रेजिस्टेंस आ जाए, ठीक है। तो 15 के साथ 200 ओहम रेजिस्टेंस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3000 ओहम आपके पास ये वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 डिवीजन डिफ्लेक्शन विल बी 200 ओहम, ठीक है, 1 डिवीजन डिफ्लेक्शन। अब देखें, अब यहां पर मैं रेजिस्टर लगा रहा हूं, यहां पर मैं अननोन रेजिस्टर लगा रहा हूं, मुझे नहीं पता इसका रेजिस्टेंस क्या है, RX, ठीक है, लेकिन जो ही मैंने इसको लगा लिया तो 30 डिवीजन से 25 डिवीजन पे पॉइंटर आ गया, तो 30 से 25 आने में कितने डिवीजन ये पीछे आ गया है, 5 डिवीजन। तो अगर ये 5 डिवीजन पीछे आ गया है तो 1 डिवीजन 200 ओहम का है, ठीक है, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 5 1000 ओहम इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अगर मैंने एक रेजिस्टर लगा लिया, मुझे नहीं पता उसका रेजिस्टेंस क्या है, लेकिन 30 से डिफ्लेक्शन 28 पे आ गया, तो 30 से डिफ्लेक्शन अगर 28 पे आ गया तो 2 डिवीजन पीछे आ गया, तो एक डिवीजन 200 ओहम का है, तो 2 डिवीजन 400 ओहम का होगा। इस तरह आप अननोन रेजिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अगर लेट्स सपोज ये 6000 था, तो फिर 15 डिवीजन अगर ये पीछे आ गया तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6000 आ जाए, तो फिर 1 डिवीजन 400 ओहम, और इस तरह जाते जाए। बाकी इसका कोई प्रिंसिपल फार्मूला नहीं है। तो 3 किस्म के आपके पास कन्वर्जन है, ठीक है, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना, मीटर में कन्वर्ट करना और ओहम मीटर में कन्वर्ट करना, ठीक है। बाकी आगे जाकर एवोमीटर है, एवोमीटर में ए एम्पेयर के लिए है, वी वोल्टेज के लिए है, ओ ओहम के लिए है। तो एवोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप करंट या वोल्टेज या रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, उसको एवोमीटर कहा जाता है, ठीक है। अगर स्विच आपने जो है रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट के साथ कनेक्ट किया तो अभी वो रेजिस्टेंस मेजर करेगा, वो मीटर का काम करेगा। अगर स्विच आपने वोल्टेज मेजरिंग सर्किट के साथ लगे वो वोल्टेज मेजर करेगा। अगर सर्किट आपने करंट मेजरिंग सर्किट के साथ लगे वो हमें करंट मेजर करके देगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, वो मीटर कहलाते हैं, बाकी उसमें कोई MCQ पॉइंट नहीं है। डिजिटल मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर जिससे हम कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, AC DC वगैरह, उसको हम डिजिटल, जो डिजिटली आपको आंसर देते हैं उसको हम डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं। आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है। हाँ, इसमें थोड़ा सा 5 मिनट तक जो है डिस्कशन है, जनरल डिस्कशन है, करंट मेजरिंग डिवाइस और ये चीज़ है, 5-10 मिनट वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं जनरल डिस्कशन करवा लूंगा। थैंक यू सो मच।